नमस्कार। आज हम दिल्ली के लाल किला इलाके के पास जो एक गंभीर बम धमाका हुआ था उसकी जांच से जुड़ी रिपोर्ट पे बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास मतलब इस घटना पर जांच के जो मुख्य नतीजे निकले और उसका क्या असर हुआ उसका पूरा ब्यौरा है इस रिपोर्ट। हाँ, काफी विस्तृत रिपोर्ट है ये। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी है, थोड़ा परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि रिपोर्ट के हिसाब से इसकी गहराई क्या थी, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके असर क्या रहे। सही कहा, संदर्भ समझना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। रिपोर्ट क्या कहती है, उस शाम मतलब हुआ क्या था आखिर? रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, ये विस्फोट हुआ सोमवार शाम को। टाइम था करीब 6:45 बजे, मतलब 6:52 के आसपास। और जगह थी दिल्ली का वो बहुत ही व्यस्त पुरानी दिल्ली वाला इलाका, लाल किले के काफी पास। अच्छा, लाल किले के पास। जी, वो इलाका आप जानते ही है, शाम के टाइम तो मतलब स्थानीय लोग, खरीदार, टूरिस्ट सबसे एकदम खचाखच भरा रह रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो रिपोर्ट जो बताती है उससे लगा धमाका एक मेन रोड के किनारे ही हुआ। हाँ। जहाँ छोटी बड़ी दुकानें हैं, खाने पीने के स्टॉल और ट्रैफिक भी खूब रहता है। और जाहिर है इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाका हुआ तो असर तो भयानक ही रहा होगा। रिपोर्ट में जान माल के नुकसान का क्या जिक्र है? हाँ, असर तो बहुत ही गंभीर था। हाँ। रिपोर्ट कंफर्म करती है कि कम से कम 13 लोगों की इसमें दुर्भाग्य से मौत हो गई। 13 लोग? जी। और दर्जनों लोग घायल हुए, कई की हालत तो काफी गंभीर बताई गई। धमाके के फौरन बाद का जो मंजर रिपोर्ट में बताया गया है वो तो मतलब बहुत ही भयानक है। अफरा तफरी, चीख पुकार, चारों तरफ मलबा फैला हुआ। और सरकार ने भी मतलब बिना कोई देर किए इसे फौरन एक आतंकवादी घटना करार दिया। अच्छा, तुरंत ही? हाँ, तुरंत। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि ये कितना सीरियस मामला था, बल्कि जांच किस दिशा में जाएगी ये भी तय हो गया एक तरह से। और ये विस्फोट हुआ कैसे, मतलब क्या किसी गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल हुआ था? जी हाँ, रिपोर्ट ये बिल्कुल साफ बताती है कि विस्फोट एक कार में हुआ था। कार में? हाँ, जो शुरुआती जांच हुई और जो चश्मदीद थे उनके हवाले से रिपोर्ट में एक हुंडई i20 कार का जिक्र है। ऐसा लगा है कि उसी में विस्फोटक रखा गया था। हुंडई i20? जी। और धमाका इतना जबरदस्त था कि रिपोर्ट के मुताबिक वो कार तो पूरी तरह से मतलब नष्ट हुई गई। आसपास जो दूसरी गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ ऑटो रिक्शा थे, मोटरसाइकिलें थी, वो भी या तो जल गयी या बुरी तरह डैमेज हो गयी। दुकानों के शीशे वगैरह भी टूट गए। इससे अंदाजा लगता है कि विस्फोटक कितना शक्तिशाली रहा होगा। बिल्कुल, मात्रा और उसकी तीव्रता दोनों काफी ज्यादा लगती है। तो इतनी बड़ी घटना हुई, जांच तो जाहिर है फौरन शुरू हो गई होगी। रिपोर्ट क्या कहती है, शुरुआती जांच किस तरफ गई, कुछ सुराग मिले? बिल्कुल, जांच एजेंसियां तो मतलब घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गई थी और शुरुआती जांच में ये शक हो गया कि विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट में जो फोरेंसिक विश्लेषण हुआ उसके हवाले से अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीज के इस्तेमाल की बात कही गई है। अमोनियम नाइट्रेट वो तो फर्टिलाइजर में भी यूज होता है शायद। हाँ, बिल्कुल। ये ध्यान देने वाली बात है, ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, उर्वरक में इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है तो अक्सर इसका इस्तेमाल वो जो देसी बम बनाते हैं ना, IEDs, उसमें होता रहा है। अच्छा। तो इसकी मौजूदगी से जांच को एक खास दिशा मिली। और क्या किसी संदिग्ध की पहचान वगैरह हो पाई? रिपोर्ट में मैंने सुना एक डॉक्टर का भी जिक्र है। हाँ, ये जांच का एक बहुत ही मतलब अहम और थोड़ा चौंकाने वाला पहलू है। डॉक्टर? जी। रिपोर्ट बताती है कि जांच के केंद्र में एक संदिग्ध डॉक्टर है। नाम बताया गया है डॉक्टर उमर उन नबी। डॉक्टर उमर उन नबी? हाँ, और शुरुआती तौर पे ये माना जा रहा है कि यही वो शख्स है जो उस Hyundai i20 कार को चला रहा था जिसमें धमाका हुआ। अच्छा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि भाई कंफर्म करने के लिए घटना स्थल से जो बायोलॉजिकल सैंपल्स मिले हैं उनसे मिलान करने के लिए DNA जांच के ऑर्डर दिए गए हैं। अब देखिए, एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल, एक डॉक्टर, उसका ऐसे मामले में संदिग्ध होना कई सवाल खड़े करता है। जांच और पेचीदा हो जाती है इससे। वाकई एक डॉक्टर का नाम आना तो हैरान करने वाला है। ये तो किसी मतलब सोची समझी साजिश की तरफ इशारा लगता है। क्या रिपोर्ट ये बताती है कि ये सिर्फ एक अकेले आदमी का काम था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, कोई संगठन हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। रिपोर्ट इस बात को काफी वजन देती है कि ये घटना शायद किसी एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं थी। अच्छा। हाँ, इसके पीछे एक बड़े एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के होने का पूरा अंदेशा जताया गया है। और जो बात इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाती है वो ये है कि रिपोर्ट में इंटेलिजेंस इनपुट के हवाले से कहा गया है कि इसी नेटवर्क ने भारत के 4 अलग अलग शहरों में 4 शहरों में? जी, 4 शहरों में, जिसमें दिल्ली भी शामिल था, इसी तरह के कोऑर्डिनेटेड हमलों की प्लानिंग की थी। 4 शहरों में हमले की योजना, ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि नेटवर्क काफी फैला हुआ और साधन वाला हो सका है। बिल्कुल। क्या रिपोर्ट उन शहरों के नाम या योजना कहाँ तक पहुँची थी, इस बारे में कुछ और बताती है? देखिए, रिपोर्ट में उन बाकी 3 शहरों के नाम साफ साफ तो नहीं बताए गए हैं, शायद जांच की सेंसिटिविटी को देखते हुए। हाँ, हो सका है। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये जानकारी मिलने के बाद उन शहरों में भी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पे रखा गया। अच्छा। अब वो योजना किस स्टेज तक पहुंच चुकी थी, इस पर भी रिपोर्ट में थोड़े कयासी हैं, लेकिन ये साफ है कि दिल्ली का जो धमाका हुआ वो शायद उस बड़ी योजना का ही एक हिस्सा था जो कामयाब हो गया। ये पहलू इस घटना की गंभीरता को तो बढ़ा रहा ही है, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने ला रहा है।
इस घटना के बाद फिर रिएक्शन कैसे रहे, खासकर सरकार की तरफ से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? सरकारी रिएक्शन तो काफी तेज और साफ था। जैसा हमने पहले बात की, इसे तुरंत आतंकवादी घटना घोषित किया गया। और सरकार की तरफ से बयान आया कि ये देश विरोधी ताकतों का काम है जिनका मकसद देश में अस्थिरता फैलाना है। रिपोर्ट ये भी नोट करती है कि ये घटना ऐसे टाइम पे हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले से ही थोड़े तनाव वाले चल रहे थे। वो माहौल तो था ही। रिपोर्ट में हाल की कुछ बॉर्डर पार की घटनाओं का भी जिक्र है जिनसे तनाव बढ़ा था। तो इस धमाके के बाद दोनों देशों के बीच वो आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया। अच्छा, वो भी हुआ जी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तो किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार किया और उल्टा भारत पर ही ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। और वहीं भारत ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले का राजनीतिकरण कर रहा है और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यानी जो पहले से तनाव था उसने मामले को और उलझा दिया। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, कोई रिएक्शन आया? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन भी आया। रिपोर्ट में खासकर अमेरिका के कुछ सीनियर नेताओं और अधिकारियों के बयानों का जिक्र है। अच्छा। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे बिना किसी शक के एक साफ आतंकवादी हमला बताया। साथ ही भारत को जांच में मदद की पेशकश भी की। तो इससे पता चलता है कि ग्लोबल लेवल पर भी इस घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। अब जरा जमीनी स्तर पर आते हैं। पुरानी दिल्ली जैसा इतना घना बसा इलाका, वहाँ इस तरह के धमाके का आम लोगों पर, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा? असर तो बहुत गहरा पड़ा और फौरन पड़ा। रिपोर्ट बताती है कि धमाके के बाद पूरे पुरानी दिल्ली इलाके में, खासकर वो चांदनी चौक, दरियागंज वाले आसपास के एरिया में डर और दहशत का माहौल बन गया। जाहिर है लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे और सबसे ज्यादा असर पड़ा वहाँ के लोकल बिजनेस पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर। रिपोर्ट में व्यापारियों के हवाले से कहा गया है कि कई दिनों तक जो मुख्य बाजार हैं, जैसे किनारी बाजार है, मीना बाजार है, वो या तो बंद रहे या उनमें ग्राहक बिल्कुल नहीं थे। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उनका तो काम धंधा ही बिल्कुल ठपड़ गया। उनकी तो रोजी रोटी उसी पर चलती है। बिल्कुल। एक तरह से उस इलाके की जो आर्थिक और सामाजिक धड़कन थी वो कुछ टाइम के लिए रुक सी गई थी। और जांच एजेंसियों के मोर्चे पे क्या चल रहा था? रिपोर्ट में किन एजेंसियों का नाम है और उन्हें किस तरह के अधिकार दिए गए? मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट के अनुसार जांच का जिम्मा फॉरेन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब NIA को सौंप दिया गया। NIA को? अच्छा। हाँ, यहाँ ये बताना जरूरी है कि NIA भारत की टॉप एंटी टेरर जांच एजेंसी है। इसे खास तौर पर ऐसे ही मामलों के लिए बनाया गया है और इसे पूरे देश में जांच करने और गिरफ्तारी करने के काफी अधिकार है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि NIA के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है। और उन्हें जांच के लिए स्पेशल पावर्स दी गई, जैसे संदिग्धों से पूछताछ करना, तलाशी अभियान चलाना, उनके कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स खंगालना, ये सब। जांच के दौरान कुछ और भी चीजें सामने आई, जैसे वो पुरानी कारों के बेचने वालों की भूमिका। वो क्या मामला? हाँ, ये एक अहम कड़ी निकली। जांच में ये बात सामने आई कि जिस Hyundai i20 कार का इस्तेमाल हुआ था धमाके में, उसे कुछ ही टाइम पहले दिल्ली NCR के किसी पुराने कार बाजार से खरीदा गया था। अच्छा। रिपोर्ट बताती है कि इस खरीद फरोख्त में जो एक कार बेचने वाला शामिल था, उसकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। शक ये है कि उसने या तो जानबूझकर गलत पहचान पत्र के आधार पर गाड़ी बेच दी या फिर उसने लापरवाही की। इसी वजह से रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR के जितने भी सेकंड हैंड कार डीलर हैं, सबको सख्त निर्देश दिए गए कि भाई खरीदार की पहचान ठीक से वेरीफाई करो और कोई भी शक वाली डील लगे तो तुरंत पुलिस को बताओ। यानी जांच सिर्फ हमलावर तक नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर नजर रख रही है। बिल्कुल। वो पूरा तंत्र जिसने हमले को मुमकिन बनाया उस पर भी नजर है। और सोशल मीडिया पर अफवाहों का भी जिक्र था शायद। जी हाँ, आजकल ऐसी घटनाओं के बाद ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। सही बात है। रिपोर्ट बताती है कि धमाके के फौरन बाद सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर तरह तरह की अफवाहें, गलत खबरें तेजी से फैलने लगी। कहीं आगे और हमलों की झूठी वार्निंग दी जा रही थी। इससे तो पैनिक और फैलता होगा। बिल्कुल। लोगों में और ज्यादा डर फैलने का खतरा था। तो रिपोर्ट के मुताबिक इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का साइबर सेल फौरन एक्टिव हो गया। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ इन अफवाहों का खंडन किया बल्कि ऐसी झूठी पोस्ट फैलाने वाले सोर्स का पता लगाने की कोशिश भी शुरू कर दी। तो ये समझना जरूरी है कि जांच कितने अलग अलग लेवल पे चल रही है। फोरेंसिक है, संदिग्धों की तलाश है, नेटवर्क की पड़ताल है, पैसे का लेन देन है, इंटरनेशनल लिंक है और अब ये साइबर स्पेस भी। तो रिपोर्ट के हिसाब से अब आगे क्या हो रहा है, जांच किस तरफ जा रही है? रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और पूरी तेजी से जारी है। मेन फोकस अभी भी जो फरार संदिग्ध है, खासकर वो डॉक्टर उमर उन नबी, उसे पकड़ने पर है। इसके साथ ही वो जो बड़ा नेटवर्क होने की बात है, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश करना, उसके मेंबर्स की पहचान करना, उनके ठिकाने पता लगाना, उनके इरादे समझना, ये सब प्रायोरिटी पर है। जांच एजेंसियां हमले के पीछे के असली मास्टरमाइंड कौन थे, पैसा कहां से आया, उस सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी बात है। जी, रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मांगा जा रहा है, खासकर अगर नेटवर्क के तार देश के बाहर जुड़े होने के कोई संकेत मिलते हैं तो। और सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए? एहतियात के तौर पर रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। अच्छा। खासकर जो पब्लिक प्लेस है, बाजार, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है।
है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने आम जनता से भी मदद की अपील की है। लोगों से क्या अपील की है? लोगों से कहा गया है कि भाई आप भी सतर्क रहें, अपने आसपास कोई भी लावारिस चीज दिखे, कोई संदिग्ध आदमी या गाड़ी दिखे तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या लोकल थाने को खबर करें। मतलब पब्लिक की सतर्कता को भी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर हमने देखा कि ये दिल्ली के लाल किला इलाके के पास जो धमाका हुआ, ये एक बहुत ही मतलब गंभीर और कई परतों वाली घटना थी। जी बिल्कुल। इसमें न सिर्फ 13 बेगुनाह लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, बल्कि इसने एक बहुत ही पेचीदा जांच शुरू की जिसमें एक संदिग्ध डॉक्टर का नाम आया, अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक की बात हुई और सबसे ज्यादा चिंता की बात, एक बड़े आतंकी नेटवर्क का शख्स सामने आया जिसके निशाने पर शायद और भी कई शहर थे। हाँ, ये नेटवर्क वाली बात बहुत चिंताजनक। हमने ये भी देखा कि कैसे इस घटना ने भारत पाकिस्तान के बीच जो पहले से तनाव था उसे और हवा दे दी, कैसे इसने आम लोगों की जिंदगी, उनके कारोबार पर बुरा असर डाला और कैसे NIA के नेतृत्व में जांच एजेंसियां कई मोर्चों पर काम कर रही हैं, संदिग्धों की तलाश से लेकर पुरानी कारों के डीलरों और साइबर अफवाहों तक। रिपोर्ट ये साफ करती है कि जांच पूरी मुस्तैदी से चल रही है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है जो उस रिपोर्ट में 4 शहरों में हमलों की योजना वाली बात से उभरता है। हाँ। कि अगर ये नेटवर्क वाकई इतना फैला हुआ था तो ये सवाल उठता है कि इस तरह के जो बिखरे हुए कई शहरों में फैले और शायद आजाद रूप से काम करने वाले सेल्स या मॉड्यूल होते हैं, उनका पता लगाना, उनकी पूरी बनावट को समझना और उन्हें टाइम रहते नाकाम करना, ये हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी और लगातार बनी रहने